टॉपिक है वो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया से है रिलेटेड है। अच्छा, याद रहे कि रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों हमारे पास डिफेक्टिव माइनरलाइजेशन डिफिशिएंसी डिजीज़ हैं। डिफेक्टिव माइनरलाइजेशन डिजीज़ है जिसमें हमारे पास माइनरलाइजेशन डिफेक्टिव होता है। किस सेल्स का? किसका? ऑस्टियॉइड्स का। हमारे पास ऑस्टियॉइड का माइनरलाइजेशन क्या होता है? डिफेक्टिव होता है। तो उस कंडीशन का नाम रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया है। रिकेट्स की अगर मैं बात करूँ तो रिकेट्स डिफेक्टिव माइनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियॉइड्स हो, लेकिन किस में हो? अगर चिल्ड्रन में हो तो उस कंडीशन का नाम रिकेट्स है। अगर हमारे पास एडल्ट में हो उस कंडीशन का नाम ऑस्टियोमलेशिया है। तो ऑस्टियोमलेशिया में हमारे पास माइनरलाइजेशन नहीं हो रही है, ऑस्टियॉइड फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपका क्या डिफेक्टिव होगा आप बताएं। आप यहाँ पर नॉर्मली मैं बताते चलूँ कि नॉर्मली हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स मैं बता चुका हूँ कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हमारे पास बोन फॉर्मिंग सेल है। वो हमें किस चीज़ की फॉर्मेशन में मदद देते हैं? वो बोन फॉर्मेशन में मदद देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और बोन के माइनरलाइजेशन जो है उसको मेंटेन रखते हैं। माइनरलाइजेशन का मतलब क्या है? बोन में हमारे पास कैल्शियम मौजूद है, बोन में हमारे पास फॉस्फेट मौजूद है। तो इनकी माइनरलाइजेशन को करना ये किसका काम है? ऑस्टियोब्लास्ट का काम है। अभी इसके साथ साथ ही यहाँ पर ये साथ याद रहे कि ये बोन की माइनरलाइजेशन तो हो रही है ऑस्टियोब्लास्ट से, इसके साथ एक दूसरा फैक्टर भी चाहिए बोन की माइनरलाइजेशन के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा फैक्टर है जो बोन की माइनरलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर अगर हमारे पास लो विटामिन डी हो तो उसकी वजह से हमारे पास सीरम का जो कैल्शियम है, सीरम का जो फॉस्फेट है, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी लो हो जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि विटामिन डी से रिलेटेड कंसल्टेड कंडीशन है। विटामिन डी का मतलब क्या हुआ कि वो भी कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट कर रहा है। अगर विटामिन डी कम हो गया तो सीरम का कैल्शियम और फास्फेट भी क्या हो जाएगा? हमारे पास कम हो जाएगा, राइट। तो विटामिन डी याद रखिए कि विटामिन डी हम बात करें तो कि विटामिन डी अपना रोल कैसे अदा करता है। विटामिन डी हमारे पास नॉर्मली हमारे पास स्किन में किसकी एक्टिवेशन से? सनलाइट की एक्टिवेशन से प्रोड्यूस होता है। स्किन में सनलाइट की एक्टिवेशन से मोस्ट प्रोबेबली 85% हमारे पास सनलाइट से आता है, और जस्ट एंड जस्ट 15% हमारे पास डाइट से विटामिन डी आता है। अभी देखिए सनलाइट से कैसे होता है। सनलाइट हमारे पास स्किन में क्या कर देता है? सनलाइट हमारे स्किन में एक्टिवेट कर देता है। किसको एक्टिवेट कर देता है? 25 हाइड्रोक्सीलेशन करता है। 25 हाइड्रोक्सीलेशन कैसे करता है? 25 हाइड्रोक्सीलेशन कहाँ पर होती है? हमारे पास लीवर में होती है, और ये लीवर में 25 हाइड्रोक्सीलेशन विटामिन डी की एक्टिवेशन की मैं बात कर रहा था कि विटामिन डी की एक्टिवेशन जो एक्टिव विटामिन डी है उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? 25 हाइड्रोक्सीलेशन चाहिए, जो कहाँ से आता है? लीवर से। एंड नंबर 2 इसके साथ साथ 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सीलेशन चाहिए, और जो कहाँ से होती है? 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सीलेशन जो हमारे पास लीवर से नहीं होती, जो हमारे पास किडनी से आता है। वो इस सिस्टम को विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। अभी जो ही विटामिन डी हमारे पास क्या हुआ? जो ही विटामिन डी हमारे पास एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिव विटामिन डी यहाँ पर हमारे पास सीरम का जो कैल्शियम है या सीरम का जो फॉस्फेट है ये इंक्रीज़ करेगा। एक्टिव विटामिन डी सीरम का कैल्शियम कैसे इंक्रीज़ करेगा और फॉस्फेट कैसे इंक्रीज़ करेगा? ये एक्टिव विटामिन डी हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन पर जाएगा। लेट सपोज हमारे पास ये जाएगा इंटेस्टाइन पे, और इंटेस्टाइन को कहेगा कि शाबा शाबा बैठो ना इसे, और इंटेस्टाइन को कहेगा कि इंक्रीज़ करो अपनी एब्जॉर्प्शन को। एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन को क्या कहेगा? इंटेस्टाइन को कहेगा कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करो। किसकी? कैल्शियम की और फॉस्फेट की।
कैल्शियम और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करो, इंटेस्टाइन चला गया। नंबर 2, हमारे पास ये जाएगा कहाँ पर, किडनी को, और किडनी को जाने के बाद किडनी में भी कहेगा कि शाबा शाबा आपका जो ये रिलीज़ हो रहा है कैल्शियम, इस कैल्शियम की और फास्फेट की री एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करो। तो वहाँ से इसकी रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी, यहाँ से कैल्शियम और फास्फेट के इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो रही है। और नंबर 3 सीरम कैल्शियम कैसे इंक्रीज़ कर, बोन के पास जाएगा और बोन को कहेगा शाबा बोन से निकलो और जल्दी करो, इंक्रीज़ रिजॉर्प्शन करो, हमारे पास सीरम में कैल्शियम कम है, हमारे पास कैल्शियम और फास्फेट प्रोवाइड करो। तो ये ऐसे सिनारियो है, ऐसा सीन है कि यहाँ पर ये इंटेस्टाइन पे भी जाएगा और किडनी पर भी जाएगा और बोन्स पर भी जाएगा, और वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर ये कैल्शियम और सीरम की एब्जॉर्प्शन, फास्फेट की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करवाएगा। याद रहे विटामिन डी कि हमारे पास अगर डिफिशेंसी हो जाए, किसकी, विटामिन डी की हमारे पास डिफिशेंसी हो जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कौन से इलाके में होती है, ये हर उन इलाकों में होती है जहाँ पर लोगों का एक्सपोजर्स डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होते लोगों का एक्सपोजर, वहाँ पर कौन सी डिजीज़ आती है, विटामिन डी की डिफिशेंसी आती है। और कौन से इलाके, लाइक नॉर्थर्न इलाके, नॉर्थर्न हाई लैटिट्यूड के जो इलाके हैं उनमें, या कोई पर्सन ऐसा है जो प्रिजन में हो, कैदी हो, वो धूप में नहीं होता, तो उससे भी विटामिन डी की कमी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पुअर डाइट अगर कोई ले रहा है, पुअर डाइट ले रहा है, माल एब्जॉर्प्शन हो रही है, एब्जॉर्प्शन उसकी बॉडी में नॉर्मल नहीं हो रही, उस बंदे का लीवर फेलियर है और हाइड्रोक्सिलेशन का फंक्शन नहीं हो रहा, लीवर फेलियर के साथ, या उस बंदे का रीनल फेलियर है जिधर से हाइड्रोक्सिलेट, तो ये सारी कंडीशन हमारे पास विटामिन डी की डिफिशेंसी की कंडीशन प्रोड्यूस कर लेती है। तो इन सारी कंडीशन से हमारे पास विटामिन डी की डिफिशेंसी की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। याद रहे रिकेट्स में और ऑस्टियोमलेशिया में अभी क्या कम हो गया है, हमारे पास विटामिन डी कम हो गया, विटामिन डी कम हुआ है, मिनरलाइजेशन कम हुई है, कैल्शियम और फास्फेट की डिपोजिशन कमी है, रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास डिपोजिशन कम हो रही है। तो इस कंडीशन के साथ साथ हमारे पास लो विटामिन डी है, लो सीरम कैल्शियम है, लो फास्फेट है, लो एब्जॉर्प्शन है, लो 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 रिजॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन है, तो ये सारी कंडीशन हमारे पास डिस्टर्ब हो गई हैं। तो रिकेट्स की कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, रिकेट्स की कंडीशन में लो विटामिन डी है, राइट। ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन में हमारे पास लो विटामिन डी है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल माइनरलाइजेशन, जो डिफेक्टिव माइनरलाइजेशन हो रही थी, ये एबनॉर्मल हो रही है, नॉर्मल माइनराइजेशन हमारे पास नहीं हो रही। एबनॉर्मल माइनराइजेशन के साथ कुछ फीचर्स हमारे पास पेशेंट में आएंगे। अगर मैं चाइल्ड की बात करूँ तो चाइल्ड में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, चाइल्ड में हमारे पास कुछ फीचर्स आएंगे, रिकेट्स की बात हो रही है तो चाइल्ड में क्या फ़ीचर्स आएंगे। जो चाइल्ड हमारे पास विटामिन B12 की, विटामिन डी की डिफिशेंसी है, उनमें जिनकी एज लेस दैन 1 ईयर है, उसमें क्या क्या हमारे पास चेंजेस आ जाएंगे। लेस दैन 1 ईयर ऑफ एज है तो उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो चेंजेस आएगी वो क्या होगी, पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटीज़, विटामिन डी है कम है तो यहाँ पर डिफॉर्मिटीज़ आ रही हैं, तो उस कंडीशन का नाम, जिसमें फर्स्ट कंडीशन डेवलप होती है चाइल्ड्स में, उसका नाम है पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटीज़। उसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इनवर्ड बेंडिंग ऑफ रिब्स होती हैं, जो रिब्स हैं वो कबूतर की तरह इनवर्ड बेंडिंग ऑफ रिब्स हो जाती हैं और शेप उसका किसकी तरह होता है, पिजन की तरह हो जाता है। तो बेंडिंग ऑफ रिब्स होता है और साथ साथ स्टर्नम भी हमारे पास इससे इफ़ेक्ट हो जाता है। नंबर टू की मैं अगर बात करूं तो उसका नाम है फ्रंटल बूसिंग या बॉसिंग। फ्रंटल बॉसिंग किसे कहते हैं, फ्रंटल बॉसिंग उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास एनलार्ज्ड हो जाता है फोरहेड। तो इस कंडीशन में उस बंदे का सर क्या होगा, उसका सर एनलार्ज होगा, किसकी वजह से, ऑस्टियॉइड्स डिपोजिशन की वजह से। सही है, ऑस्टियॉइड डिपोजिशन की वजह से हमारे पास पर्सन का हेड जो है वो एनलार्ज हो जाएगा। नंबर 3, तीसरी कंडीशन की मैं बात करूं, उसका नाम है रेचिटिक रोसेरी।
रेचेटिक रोसरी कौन सी कंडीशन? रेचेटिक रोसरी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास ऑस्टियाइड्स की डिपोजिशन हो जाती है। कहाँ पर? हमारे पास नॉर्मल नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है। जो बोन की एबनॉर्मल डिपोजिशन होती है एस कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। हमारे पास कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे ऑस्टियाइड की डिपोजिशन हो जाती है। सारी एबनॉर्मलिटी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी। नंबर 4 की बात करें तो उसकी टांगें इलास्टिक होंगी और बोविंग ऑफ लेग्स हो जाएगा। बच्चों में उसका लेग्स क्या होगा? बो होगा। पहला उसको क्या है? चेस्ट जो है पिजन शेप्ड है। हेड की बात करें तो उस बंदे का मोटा सर होगा, हेड बड़ा होगा। रेचिड रेसिडिस्टियाइड फॉर्मेशन जो उसके रिब्स हैं, कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, वहाँ पर ऑस्टियाइड की डिपोजिशन और उसकी टांगें हमारे पास बेंट होंगी, बोइंग ऑफ लेग्स हो जाएगी। तो ये किस में आ रही है? ये हमारे पास एक कंडीशन में आ रही है जिसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स की कंडीशन में ये डेवलप हो रहा है। नंबर 2 हमारे पास जो ऑस्टियोमलेशिया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑस्टियोमलेशिया हमारे पास विटामिन D की तो डिफिशिएंसी है, लेकिन वो हमारे पास एडल्ट्स में है। एडल्ट्स में हमारे पास विटामिन D की अगर डिविशन, तो वो कौन कौन से फीचर्स के साथ आएगा? उसकी हमारे पास इनएडिक्वेट माइनराइजेशन हो रही है। जब माइनराइजेशन नहीं हो रही तो वो उस पर्सन के बोन जो है वो वीक है और वो फ्रैक्चर इजीली, उसके बोन जो हैं इजीली फ्रैक्चर हो जाएंगे और इजीली उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। नंबर 2 की मैं अगर बात करूँ तो उसकी लैब फाइंडिंग की अगर हम देखें तो लैब फाइंडिंग की अगर बात की जाए तो लैब फाइंडिंग में उस पर्सन का क्या होगा? लो सीरम कैल्शियम, क्योंकि विटामिन D कम है। लो सीरम फास्फेट, कैल्शियम भी कम है, फास्फेट भी कम है। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन और इंक्रीज अल्कलाइन फास्फेटेस, इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन और इंक्रीज अल्कलाइन फास्फेटेज सिक्रेट होगा और वो इसकी चीज़ों को कंपेंसेट करने की कोशिश करे। तो क्लिनिकल फीचर में हमारे पास रिकेट्स में क्या होता है और ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया में हमारे पास बोन इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं और उनके कैल्शियम और फॉस्फेट सीरम का कम है और PTH और अल्कलाइन फास्फेट उसका रेज आएगा। जबकि हमारे पास रिकेट्स में पिजन ब्रेस्ट, फ्रंटल बूसिंग, रेचिटिक रोसरी जिसमें कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में हमारे बोन डिपोजिशन और बोइंग ऑफ लेग्स, ये हमारे पास रिकेट्स में आती हैं और ये हमारे पास ऑस्टियोमलेशिया में आती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में है। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसमें क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में बता दी क्योंकि उस पर बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो रही है, हार्डन बोन बन जाता है। लेकिन ये ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास बोन का मास डिक्रीज हो जाता है। इसमें बोन की रिजॉर्प्शन होती है, ज़्यादा होती है और बोन का मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और उस डिक्रीज़ होने की वजह से बोन जो है वो पोरस हो जाते हैं। पोरोसिस, बोन क्या हो जाते हैं? बोन हमारे पास पोरस बोन बन जाते हैं और उस पोरस की वजह से इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। किस चीज़ का? फ्रैक्चर, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जो हमारे पास है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पर बोन पोरस बन जाते हैं और फ्रैक्चर इंक्रीज़ हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ जो पीक बोन मास है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। याद रहे कि हमारे पास नॉर्मल जो पीक बोन मास है, जो ज़्यादा मैक्सिमम मास जो हमारे पास बोन पर डिपॉजिट हो जाता है, ये पीक बोन मास कितनी एज पर होता है? पीक बोन मास की मैं बात करूँ तो 30 ईयर्स में हमारे पास कंप्लीट पीक बोन मास आ जाता है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? पीक बोन मास पे, आपके जेनेटिक्स पे। अगर आपके जीन्स अच्छे हैं तो आपका पीक बोन मास ज़्यादा होगा। आपके जेनेटिक्स के बाद आपके विटामिन D के जो रिसेप्टर हैं वो अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो वो आपका मास ज़्यादा होगा। नंबर 3, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं तो आपका मास ज़्यादा हो। अगर आप डाइट टेक कर रहे हैं तो आपका पीक बोन मास ज़्यादा होगा जो 30 ईयर की एज में होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे पास जो पीक बोन मास है वो हमें पता है कि इस कंडीशन में तो होता है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे पास ये पीक बोन मास का 1% जो है ये क्या होता है? लास्ट होता है एवरी ईयर।
हर साल हमारे पास 1% पीक बोन मास हर साल लास्ट होता है और इसका साइज़ इसका कम हो जाता है। ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशन में भी होता है। लेट्स सपोज़ हम बात करें पीक बोन मास भी, जो लोग पुअर डाइट्स होते हैं, जो लोग पुअर डाइट्स लेते हैं, जिनके विटामिन डी रिच नहीं होते, उनमें भी प्रेगनेंसी की मैं बात करूँ, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी हो सकता है। इसके साथ फीमेल में हमारे पास मेनियो पास की कंडीशन में या डिफरेंट हमारे पास फीमेल जेनेटिकल डिजीज़ जो होती हैं उसमें भी हमारे पास पीक बोन मास कम हो जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये हमारे पास बोन मास का कम होना है, और बोन मास जो ही कम हो जाएगा किसकी वजह से? विटामिन डी की वजह से। हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बाइफॉस्फेट की वजह से, हमारे पास हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। अभी जिस बंदे में ये कम है तो उसके क्या फ़ीचर्स होंगे? क्लिनिकल फ़ीचर की मैं अगर बात करूं, किसी बंदे में अगर ऑस्टियोपोरोसिस कम है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो उसका पीक बोन मास कम हुआ। पीक बोन मास कम हुआ तो उसके बोन के अंदर क्या होगा? बोन में उसका पेन होगा और उसके बोन विल गेट फ्रैक्चर इजीली। उसके बोन जो हैं फ्रैक्चर इजीली होंगे और फ्रैक्चर बहुत जल्दी ज़्यादा होंगे और इक्वली बहुत जल्दी से उसके ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ अगर मैं बताऊं तो उसका बोन डेंसिटी कम होगी। बोन डेंसिटी उसकी क्या होगी? उस पर्सन की बोन डेंसिटी कम होगी। बोन डेंसिटी कम होने के बाद अगर हम बात करें नंबर 3 में, तो उसका सीरम जो कैल्शियम है, सीरम कैल्शियम फास्फेट लेवल सब कुछ डिस्टर्ब होगा, एबनॉर्मल होगा। तो यहाँ पर बोन डेंसिटी कम हुई, हमारे पास बोन पेन हुआ और हमारे पास सीरम कैल्शियम और फास्फेट वगैरह सब कुछ डिस्टर्ब हुआ। अभी ऑस्टियोपोरोसिस के तो फीचर्स का आप पता चल गया, लेकिन अभी इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट को आपको पता होना चाहिए कि उस पर्सन में क्या कम है। विटामिन डी कम है तो आपने क्या करना है? आपने डायरेक्ट कहना है कि विटामिन डी लो, विटामिन डी लो, उसके साथ साथ एक्सरसाइज करो, उसके साथ साथ अच्छी अच्छी डाइट लो। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये रिकमेंड करना है। और यहाँ पर साथ साथ ट्रीटमेंट में हम देते हैं बिसफॉस्फेटेस को, बिसफॉस्फोनेट्स को हम देते हैं। बिसफॉस्फोनेट क्या करता है? बिसफॉस्फोनेट हमारे पास एपोप्टोसिस करता है। किस चीज़ की? बिसफॉस्फोनेट इट इंड्यूस एपोप्टोसिस ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। ये हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस करता है। एंड नंबर 3, फीमेल में हमारे पास एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से भी होता है। तो हमारे पास एक ट्रीटमेंट है, उसका नाम है ऑस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपने एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड कर देनी है। और हमारे पास जो 4th पोजीशन पे है, आपने क्या नहीं देना है? आपने उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं देना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कंट्रा है। कंट्रा क्यों है? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास बोन की रिजॉर्प्शन करता है और बोन की रिजॉर्प्शन करने के साथ ही कंडीशन को वर्सन कर देता है। तो इसलिए आपने ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से नहीं दिया। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आप समझ आ गई, जिसमें हमारे पास बोन मास कम हो रहा था। बोन मास कम होने की वजह से पोरस हो गया। डाइट की वजह से हो सकता है, पीक विटामिन B12 की वजह से होता है, विटामिन डी की वजह से हो सकता है, जेनेटिक्स काजेस होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास पुअर डाइट प्रेगनेंसी कंडीशन में भी हो सकता है। और इसके साथ साथ हमारे पास पीक बोन मास 30 ईयर की एज में आता है। अगर 30 ईयर की एज में पीक बोन मास, ये डिपेंड करता है जेनेटिक, विटामिन डी और एक्सरसाइज और डाइट्स के पर। अगर ये पीक बोन मास कम है तो बोन पेन, बोन डेंसिटी कम और सीरम कैल्शियम और फास्फेट कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट की बात करूँ, विटामिन डी एक्सरसाइज के लिए आपने देना है उसे बिसफॉस्फोनेट देना है जो एपोप्टोसिस इंड्यूस करता है, और एस्ट्रोजन की थेरेपी आपने देनी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं देना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों नहीं देना है? इसलिए नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये कंडीशन वर्सन कर देता है। हमारे पास जो दूसरी पहले कंडीशन थी वो हमारे पास किसके बारे में थी? रिकेट्स ऑस्टियोमलेशिया के बारे में थी, और नेक्स्ट जो है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में थी। अभी आगे जो है उसका नाम है पैजेट डिजीज़। पैजेट डिजीज़ में क्या होता है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।